हेलो एवरीवन, आज फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एम्पियर का सर्किटल लॉ यानी कि एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है। ये भी धारा के बहने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होता है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने का एक लॉ है। जैसे एक और लॉ पढ़े थे जिसको हम बोलते थे बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ से अगर जटिल माने कि अगर क्लोज लूप है उसके लिए अगर हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो क्लोज लूप के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं इससे बहुत ही इजी तरीके में। तो चलिए, बायो-सेवर्ट लॉ का तो एप्लीकेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक नया तरीका देखते हैं कि और भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, जिसका हमने पहला जो तरीका है वो कौन सा है, एम्पियर का सर्किटल लॉ या एम्पियर का परिपथी नियम। आज इसके बारे में चर्चा करना है। चलिए, बहुत ही ईजी है ये और 3 मार्क्स के लिए 12वीं बोर्ड के एग्जाम में, छत्तीसगढ़ बोर्ड के एग्जाम में आता है, तो गौर से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले तो हम लोग एक मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कंडक्टिंग वायर है कुछ ऐसे। ये क्या है, कंडक्टिंग वायर, और इस कंडक्टिंग वायर में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। चलो ये भी सपोज कर लेते हैं कि इसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है कुछ ऐसे, जो कि किधर जा रहा है, डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर जा रहा है। कौन क्या होगा, इसका नाम आई नाम दे देते हैं। करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मैक्सवेल के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसे मैग्नेटिक फील्ड डालें तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, आपको बताए थे थम्स अप करके, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसी रूल से निकलेगा। तो अगर करंट अपर की ओर जा रहा है तो उसका डायरेक्शन जो होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन होगा कुछ ऐसा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक। तो ये जो भी मैंने बनाया हुआ है इसको सपोज कर लेना कि ये हमारा आसपास का मैग्नेटिक फील्ड का एक क्लोज लूप है। ये हमारा जो आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसके हम लोग फाइंड आउट करने के लिए एक क्लोज लूप का क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं या इमेजिनेशन कर रहे हैं कि क्लोज लूप है ऐसा करके। अगर हम इसको क्लोज लूप माने तो इसके क्लोज लूप में जिस पॉइंट पे भी अगर हम लोग पॉइंट आउट करते हैं तो मैक्सवेल रूल से हम उसका डायरेक्शन बता सकते हैं, कुछ ऐसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो पहले हम इसमें एक एलिमेंट कल्पना कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक एलिमेंट है जिसका नाम है क्या, डी एल, डी एल इसकी लंबाई है, इसका नाम जो है वो मान लेते हैं ए और बी, इसका नाम है, एक एलिमेंट है, ठीक है। और चूंकि इसमें डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, अपवर्ड होगा, सॉरी अपवर्ड तो नहीं होगा, ऐसे अंदर की ओर होगा, लेकिन इस डायग्राम में मैं आपको अपवर्ड करके दिखा रहा हूँ। अगर ये कुछ ऐसा होगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कुछ ऐसा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अंदर की ओर होगा, लेकिन इस डायग्राम में मैं टीवी के अंदर कैसे घुसूँ, इसलिए मैं आपको ऊपर करके दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट लेता हूँ तो वो कैसा होगा, बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पे मैं दर्शाता तो इसको ऐसा करके दर्शाता, डाउनवर्ड करके दर्शाता, ठीक है। यहाँ पे दर्शाता तो कैसा दर्शाता, ऐसा डाउनवर्ड करके दर्शाता, ठीक है। यहाँ पे अगर वही एलिमेंट की कल्पना करो जिसकी भी लंबाई कितनी है, डी एल है, और ये एलिमेंट का नाम सी डी है, तो इसका डी एल का डायरेक्शन कैसा होगा, तो वो बाहर की ओर होगा। इसमें हम नहीं दर्शा सकते अंदर बाहर, इसलिए हम लोग ऊपर और नीचे करके दर्शाएं ऐसा डी एल का डायरेक्शन, ठीक है। और इनका ये कहना है एम्पियर भाई साहब का कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है दैट इज इक्वल टू बी। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैं इस लंबाई के सापेक्ष समाकलन करूं, क्या कहें, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड का, इसकी लंबाई का एलिमेंट क्या है, डी एल, इसके सापेक्ष क्या करें, समाकलन करें, ऐसा कुछ समाकलन कर दिया, यानी कि बी डॉट डी एल जो आया वो हमारा इसमें बहने वाली धारा जिसका नाम क्या है, आई, उसका म्यू नॉट गुना होता है। आई का जो कितना होता है वो म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। ये हमारा कहता है ये एम्पियर का परिपथी नियम। अब देखो इसको दर्शाने का कैसा तरीका है कि देखिए, सबसे पहले ये हटा दूं मैं, फिर से बताऊं आपको कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर, डीएल भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर, और यहाँ पे बीच में कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, ये याद रखेंगे। बहने वाला करंट आई है तो उसमें कितने का गुना होगा, म्यू नॉट का। ये याद रहेंगे कि आप ये याद रखना कि ये जो है वो बनने वाला क्लोज लूप है, तो क्लोज लूप के जो अंदर में बह रही है धारा उसी बस को कंसीडर करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लोग आई की जगह में यहाँ लिख देते हैं आई इन, यानी कि अंदर में बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुणा जो होता है वो इसके उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन के बराबर होता है। फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ कि इसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है कुछ ऐसा जिसका नाम क्या है, बी, तो मैग्नेटिक फील्ड का रेखीय समाकलन उसमें बहने वाली, अंदर में बहने वाली धारा के म्यू नॉट गुणा के बराबर होता है। आइए इसको प्रूव भी करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। चूँकि ये नियम है, बहुत ईजी तरीके से आता है, बहुत ही हल्का है और सरल है, ये ज़्यादा इसको घबराने वाली बात। लेफ्ट हैंड साइड से चालू करते हैं। पहले हम लोग जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसका हम लोग लीनियर इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं, आगे हमारा आते चले जाएगा। देखिए
अगर हम इसका मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन करें दैट इज़ इक्वल टू बी डॉट डी एल, ठीक है। तो ये हमारा अगर वेक्टर फॉर्म को अगर हटाएं तो वेक्टर फॉर्म हटाने से हमको क्या मिलेगा, ये डॉट हट जाएगा, वेक्टर हट जाएगा और यहाँ क्या लग जाएगा कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा बी और ये डी एल और ये हो जाएगा कॉस और ये थीटा, ठीक है। तो हमको थीटा की वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा और थीटा की वैल्यू को सॉल्व करें तो थीटा इज इक्वल टू होगा कितना डिग्री, 90 डिग्री, 90 की 0। तो हम यहाँ से चेक करेंगे डायग्राम से कि हमारा डी एल का जो डायरेक्शन है वो किधर है, अपवर्ड की ओर। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में होगा, तो 0 होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम टू सेम होगा। आप चेक कर सकते हैं, देखिए कि हम यहाँ पर एलिमेंट कैसा ले रहे हैं, हमारा ये लूप जो है उसमें जो एलिमेंट है डी एल उसका जो डायरेक्शन है वो ऐसा है, ये तो दिख रहा है। और जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो भी कैसा जनरेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है। तो हमको ये पता चलेगा यहाँ से क्लियर कि हमारा दोनों का डायरेक्शन यानी कि किसका किसका, डी एल का और बी का, ये दोनों का डायरेक्शन किधर होगा, सेम डायरेक्शन होगा। अगर सेम डायरेक्शन होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी A1। तो उस हिसाब से इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करने पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमको B और ये D और ये L, ठीक, ये मिल जाएगा हमको। आगे बढ़ते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमारा ये करंट है वो किस में बह रहा है, तो एक कंडक्टिंग वायर में बह रहा है, सिंपल से तार में। तो इस तार के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड आता है वो हमको पता है कितना आता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ की वैल्यू, बी की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। जो भी इस करंट वाले इस तार में बह रहा है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो होगा बी, और उसका फार्मूला होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I डिवाइडेड बाई आर। अगर हम इसकी रेडियस को कितना इसकी डिस्टेंस को कितना कैलकुलेट करें, आर कैलकुलेट करें, यानी कि यहाँ से लेकर के कहाँ से कहाँ तक के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो, आर हो, तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा 2I डिवाइडेड बाई आर। अब इस बी की वैल्यू को हमको क्या करना है, तो यहीं पर पुट करना है बी की वैल्यू को। अगर हम बी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दे तो हमको क्या मिलेगा, चेक करते हैं। यहाँ मिलेगा हमको इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपान 4 पाई, यहाँ हो जाएगा 2I डिवाइडेड बाई आर, और यहाँ क्या बचा हुआ पहले से D और L। अब फिर से देखेंगे कि इंटीग्रेशन फैक्टर जो है वो तो DL है, तो DL के सापेक्ष समाकलन करना है। अब हमारा DL वाला टर्म्स यानी लंबाई वाला टर्म्स तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, म्यू नॉट और 4 पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, I ये तो जितना करंट जा रहा है वो कांस्टेंट करंट हो गया। रही बात R की, तो R तो जो वो रेडियस या डिस्टेंस है जितना हमने लूप का कंसिडरेशन किया था, तो R भी नहीं बदलने वाली। तो ये सबके सब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म जो कि क्या हो जाएंगे बाहर। अगर बाहर हो जाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I बाहर डिवाइडेड बाई क्या बाहर, R बाहर, और उसके बाद यहाँ क्या बचेगा DL। और हमको पता है DL का जो इंटीग्रेशन होता है वो केवल और केवल क्या होता है, L होता है। अगर DL का इंटीग्रेशन हमने कर दिया तो हमको मिलेगा L, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाइड बाई क्या मिलेगा आपको L। और ये L क्या है, ये तो वही है जितना सा अपना लूप था, तो ये हमारा सरकमफेरेंस पे है। तो इस सरकमफेरेंशियल लूप का अगर हम सरकमफेरेंस निकालें तो वो होगा 2 पाई R, तो इसका रेडियस है R, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 पाई R। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई R। अगर यहाँ से हम देखें तो हमारा कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 और 2 जा कितना हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारा पाई का किससे कैंसिल, पाई से, और यहाँ जो R है वो R किससे, R से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो भी टर्म्स बचता है वो क्या है, ये तो ये रहा, केवल और केवल हमारा बचा म्यू नॉट, और यहाँ क्या बचा, I बचा। देखिए अगर आप चेक करना चाहें तो ये हमारा इस टर्म्स के बराबर होगा, ये वाला इस टर्म्स के बराबर होगा, ये वाला जो है वो किस टर्म्स के बराबर होगा, इसके, ये वाला टर्म्स किसके बराबर होगा, इसके, ये वाला टर्म्स किसके बराबर होगा, इसके। तो फाइनली ये वाला टर्म्स किसके बराबर होगा, इसके। फिर से आप चेक कर सकते हैं इसको कि ये वाला जो टर्म्स है वो किसके बराबर होगा, इसके, और ये टर्म्स किसके बराबर है, इसके, और ये टर्म्स किसके बराबर है, इसके। तो उस हिसाब से पता चल गया कि हमारा सारा टर्म्स बराबर है, तो उस हिसाब से पहला टर्म्स और अंतिम टर्म्स भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो अगर हम पहले टर्म्स और अंतिम टर्म्स को रिलेट करके अगर लिखना चाहें, पहला टर्म्स और अंतिम टर्म्स को रिलेट करके लिखना चाहें तो हमको क्या मिलता है, तो हमको मिलता है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, दोनों कौन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, वो किसके इक्वल होते हैं, हमारा म्यू नॉट और आई, और लूप है। याद है कि आपको बताए थे अंदर में बहने वाली धारा को लेना है, तो यहाँ पर हमने ले लिया म्यू नॉट आई और इन, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एम्पियर सर्किटल लॉ का फार्मूला।
ये हमारा क्या हो जाता है, एम्पियर सर्किटल लॉ का फार्मूला। ध्यान रहेंगे कि जैसे बायो-सेवर्ट लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, उसी प्रकार से एम्पियर सर्किटल लॉ से भी, एम्पियर के परपथी नियम से भी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जो है, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया जा सकता है बहुत ही सरल तरीके से। अब इसका जो अनुप्रयोग है उसमें हम लोग सोलोनाइड और टोराइड को देखेंगे, जो कि बहुत ही इजी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने को बताता है। ये एम्पियर का परपथी नियम 12वीं बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड के 12वीं के एग्ज़ाम में 3 नंबर मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।